बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। भारत ने रफ़ाल तैयारे ख़रीदे और उसके बाद भारत अपने दिफा को इंतहाई नाकाबिल तस्खीर समझने लगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या रशिया से होने वाली 6000 करोड़ की डील, मोदी सरकार इन तमाम तर मुआहिदों के बाद ये समझती रही है कि उसका दिफा अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। लेकिन भारतीय फ़ौज के साबिक जर्नैल इस वक्त खुद भारतीय फ़ौज को ये बता रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें उसकी गलतफहमी हैं। चीन से मुकाबले के लिए लद्दाख की सूरत हाल हो, वहाँ का वेदर हो, और अब भी अगर आप द प्रिंट जाकर रीड करें तो आपको नज़र आएगा कि बताया ये जा रहा है कि उस इलाके में, उस मुश्किल तरीन टेरेन में 30,000 फ़ौजियों को उस मौसम में रखना जहां चीन के फ़ौजियों के पास वाटरप्रूफ सूट्स हैं, जहां उनके पास उन वेदर कंडीशंस से लड़ने के लिए स्पेशल टेंट्स हैं, भारतीय फ़ौज मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग ये नॉर्दर्न एरियाज़ में कमांड कर चुके हैं भारतीय आर्मी की। भारत की एक्ट्रेस हैं गुल पनाग, ये उनके वालिद हैं। 40 साल इन्होंने भारतीय फ़ौज को दिए हैं अपनी सर्विसेज के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो ये लिखते हैं कि भारत की अब की बार चीन से अगर लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में 1962 से ज़्यादा मार पड़ेगी और 1962 से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज में मार पड़ेगी, क्योंकि अब जो वॉरफेयर है वो बहुत मुख्तलिफ है। ये वॉरफेयर साइबर वॉरफेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है। इसमें जो कन्वेंशनल आर्टिलरी है, कन्वेंशनल इन्फेंट्री वॉरफेयर है, वो इन्वॉल्व्ड नहीं होगा, और ये वो जगह है जहां भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि रफ़ाल के बलबूते पर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर भारत को इस वक्त अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर नहीं समझना चाहिए, ये खुशफहमी होगी। उनका कहना है कि मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन जो डिसंगेजमेंट है, एक, उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। दो, डिसंगेजमेंट तमाम तर एरियाज से नहीं हो रही, जैसे दीपसांग का इलाका है, उसके बाद लद्दाख में जहां दौलत बेग ओल्डी को सप्लाई लाइन काटने का मामला है, वहां से डिसंगेजमेंट नहीं हो रही। यही वो मुश्किल तरीन इलाका है, यही वो दुश्वार गुजार इलाका है जहां भारत अपनी ग्रिप असल में चाहता है, जहां भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो खुद बता रहे हैं कि तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर तक उस हिस्से में जिसे भारत अपनी टेरिटरी कहता है और चीन अपनी टेरिटरी, चीनी अफवाज मौजूद हैं। तो जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग ये लिखते हैं कि अब चीन जो है वो भारत के सामने दू बदू लड़ाई में नहीं आएगा। अब जो इस वक्त लड़ाई होगी वो लड़ाई दूर बैठकर होगी। जनरल पनाग ने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। वो ये लिखते हैं कि अगर ताकत के इस्तेमाल का मौका आया तो चीन हाई एंड टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेगा। ये जो सामने आकर लड़ाई है ये नहीं होगी। ये लड़ाई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, ये लड़ाई भी ना होती अगर भारतीय फौज पेट्रोलिंग पोस्ट 14 पर चीन की हुदूद में, जो चीन की कमांड का इलाका था, वहाँ जाकर उनसे पंगा ना लेती। लेकिन वहाँ जाकर उनसे पंगा लेना लड़ाई की वजह बना है। अब जनरल पनाग ने लिखा है कि चीन के पास PGMs हैं, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, और ये जो चीज़ है ये भारत लैक करता है। वो लिखते हैं कि इस वक्त भारत को UAVs के लिए, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, या मुख्तलिफ ऐसी एयर व्हीकल्स के जिनके ज़रिए आप हमला करेंगे, आप अपना वॉर हेड लेकर जाएंगे, उनके लिए भारत को बैरूनी दुनिया पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन चीन इस सिलसिले में खुद कफ़ील है, उसका इन्हिसार अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर है। ना सिर्फ चीन की इस सिलसिले में मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, बल्कि चीन दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और भारत जो है वो चीज़ उसमें मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद वो ये लिखते हैं कि इस वक्त चीन ने जो अक्साई चिन का इलाका है जिसे भारत मुतनाज़ करार देता है, वहाँ 50,000 फौजी डिप्लॉय कर रखे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो आर्टिकल लिखे उसमें ये बताया है, एक, वो उन पोजीशंस पर मौजूद हैं स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से
भारत नज़र नहीं रख सकता चीनी अफवाज पर, और तमाम तर ऊंचे मकामात पर चीनी फ़ौज का कब्ज़ा है, और चीनी फ़ौज ने उनकी सप्लाई लाइन काटी भी इसी वजह से है। दूसरी जो चीज़ है इस सिलसिले में वो ये है कि ये ऐसा टेरेन है जहाँ पर दरख्त नहीं हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस टेरेन में किसी भी तरह की छोटी से छोटी फ़ौजी मूवमेंट भी कैमरों की आंख में, सैटेलाइट मूवमेंट में आ जाएगी, और उसके बाद आप अपने फ़ौजियों को अपनी मूवमेंट को छुपा नहीं सकते। और इसीलिए वो तशरीफ़ पर पड़ती लात जो भारतीय फ़ौजियों को पड़ी थी वो भी सैटेलाइट से कैप्चर हुई थी, और दुनिया ने उसे देखा था कि भारतीय फ़ौज को किस ज़िल्लत का, किस रुसवाई का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ एक 50,000 फ़ौजी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जवाब में भारत ने T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक्स यहाँ पर, APCs यहाँ पर लगाई हैं, एक फुल ब्रिगेड लगा दिया है। मगर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स की पॉलिसी अपनाई है। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने कमांड थिएटर्स जो कायम किए हैं 5 अदद चीन में, उनमें जो सबसे बड़ा कमांड थिएटर है जो बीजिंग में कायम है, उस कमांड थिएटर से जिस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे कंट्रोल करते हैं अपने गेमिंग कंसोल के कंट्रोलर्स के साथ, बिल्कुल उसी तरह से चीनी फ़ौज उस कमांड थिएटर में बैठकर अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के साथ अटैक करने की अब सलाहियत रखती है। ये भारतीय फ़ौज का साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अपनी फ़ौज को बता रहा है। उनका ये कहना है कि चीन ने ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन पर काम किया है। फरवरी 2016 में बीजिंग में ये जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर चीन ने इस थिएटर कमांड पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लिया इस टेक्नोलॉजी पर, और अब इस सिलसिले में चीन अमेरिका के नज़दीक पहुँच गया है, उसके हम पल्ला हो गया है। इस टेरेन में जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ सब्ज़ा नहीं है, यहाँ दरख्त नहीं है, यहाँ फ़ौजियों को छुपाने के लिए, कैमोफ्लेज के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो यहाँ इन तमाम तर टेक्नोलॉजी की मदद से चीन भारतीय फ़ौज पर एक नज़र रख सकता है। 2, अपने फ़ौजियों को सामने लाए बगैर उनका मुकाबला दूर से बैठकर कर सकता है, जिस तरह हमने अपने एरियाज़ में देखा है। गुज़श्ता हुकूमत के अदवार में मुसलसल ड्रोन हमले हुए हैं। उन ड्रोन हमलों में फ़ौजी उतारे बगैर आप अपने हदफ के करीब जाते हैं, उस पर मिसाइल बरसाते हैं, टारगेट अचीव करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है, और UAVs का ये जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, ये इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि कोई दूसरा मुल्क इसका मुकाबला हत्ता कि अमेरिका भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जनरल पनाग लिखते हैं कि जो GJ2 स्ट्राइक मॉडल है इन UAVs में, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें यह है कि ये 480 किलो पेलोड, यानी वो मैंड एयर व्हीकल जिसमें आप जहाज़ शामिल करें, जिसमें आप हेलीकॉप्टर शामिल करें, ये उनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये 480 किलो पेलोड लेकर जाएं। बल्कि उनमें से बाज़ जहाज़ों की भी ये कैपेसिटी नहीं होती, 12 मिसाइल्स लेकर जाएं, 400 किलोमीटर तक मार कर सकें। चीन के पास इस सिलसिले में अनगिनत ऑप्शंस हैं, और भारत ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लैक करता है। इसमें से जो विंग लुंग 2 है, ये ड्रोन जिस वक्त लड़ाका ड्रोन्स में सबसे आगे है, ये पाकिस्तान को भी चीन ने 48 ड्रोन्स बेचे हैं। भारत में इस पर भी बड़ी मिर्चें लगी। अब जदीद फ़ौज का तरीक़ा बदल चुका है और चीन इस सिलसिले में खुद कफ़ील है। फ़ौजों की सामने आकर लड़ाई हो, टैंक सामने सामने आएँ और लड़ें, उससे कहीं पहले अब ये तो कुछ 5 से 6 बरस पुरानी बात हो चुकी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ौजी आमने सामने आए बगैर दूर से मार की जाएगी, और दूर से की जाने वाली इस मार में दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर जो हम अपने जनरल्स की ज़बान में कहते हैं, दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम, तो वो कंडीशन होगी। दूसरा जो इस वक्त मोदी सरकार को हज़ीमत का सामना मज़ीद उठाना पड़ा है, वो है नेपाल के हाथों। नेपाल ने भारतीय शहरियों के लिए नेपाल के अंदर दाखिले के वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देती है। इससे पहले नेपाल और चीन इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि किस वक्त नेपाल में दाखिल हो गए, किस वक्त भारत में दाखिल हो गए। तो नेपाल जो है उसने अब लाजमी कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन होगी भारतीय शहरी की नेपाल में दाखिले के वक्त, और उसके बाद वो दाखिल हो सकेंगे, वरना शनाख्ती कार्ड दिखाकर दाखिला मुमकिन था।
भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी और उसके साथ साथ अमित शाह भी इस वक्त अपने शहरियों को ये बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये किया गया है। नेपाल अपने यहाँ कोरोना वायरस का दाखिला रोकना चाहता है, लेकिन नेपाल के हुकाम ने कहा है कि फ़िल वक्त इसे कोरोना वायरस की वजह से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रखा जाएगा, क्योंकि नेपाल अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करना चाहता। ये वो दो मुल्क हैं जो मजहबी लिहाज से जुड़े हुए हैं। ये वो दो मुल्क हैं जिनमें ये कहा जाता है कि भगवान राम की जो बेगम है सीता, वो नेपाल से थी, और इन दो मुल्कों के दरमियान जो रिश्ता है वो रिश्ता एक दूसरे के देश से रोटी कमाने का है, एक दूसरे के देश में बेटी ब्याहने का है। इस रिश्ते के बावजूद इस वक्त नेपाल ने एक बार फिर भारत को ये बता दिया कि आपने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, आप हमारे पानी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे यहाँ बीमारी दाखिल करने की वजह बने। और एक छोटे से मुल्क ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के तमाम तर वुज़रा के ज़ोर लगाने के बावजूद उनका दाखिला बंद कर दिया है। तो इन दोनों ख़बरों में आपको नज़र ये आ रहा है कि वो दिफाई महाज पर हों या ख़ारिजा पॉलिसी के महाज पर, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।